आज रात को लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक स्कूटी चालक और एक जो ई रिक्शा चालक थे, उनके बीच के अंदर उनकी गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में उनमें आपस में मारपीट हुई और मारपीट काफ़ी मतलब 1-2 मिनट की कोई मारपीट हुई। और उसके बाद में जो रिक्शा चालक थे वो भी अपने घर चले गए और जो स्कूटी चालक थे 2 लोग थे, एक का नाम जितेंद्र स्वामी था और दूसरे दिनेश स्वामी थे। दोनों घर चले। घर जाने के बाद में जो दिनेश स्वामी नाम के व्यक्ति थे उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेड बॉडी को परिजन उनका वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वहाँ जाने पे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। उनका पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। इसके अलावा जो 3 आरोपी जिन पे इन्होंने रिक्शा चालकों पे जो शक जाहिर किया था, उनको हमने अपनी जानकारी के आधार पे तीनों को नामजद कर लिया है। उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम शाहरुख है, उनको हमने डिटेन भी कर लिया है और बाकी 2 व्यक्ति हैं, उनके भी पुलिस पीछे लगी हुई है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई और इनके बयान होने के बाद में उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य किसी व्यक्ति का अगर इसमें दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो रोष है वो वाजिब है, लेकिन हम जो भी है हमारे स्तर पे जो कार्रवाई है हम करेंगे। बाकी इनकी दूसरी कई तरह की डिमांड है जो प्रशासनिक स्तर पे चर्चा चल रही है, उनका भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। घर पे आए थे, रोटी वोटी डाल दी थी मैंने ना, खा लिए थे रोटी, सोने लगे तो जीतू ने ना बुलाया था बाहर कि चल मेरे साथ। जब मैंने टोप वोप लगड़ी थी, आया था बाहर से आड़ पड़ाया ऐसा आया था तो मैंने टोप वोप मसली, जीता नहीं बताऊं दम तोड़ दिया था। हाँ, उदयपुर की घटना से इस घटना को न जोड़ा जाए। सब घटनाओं में अलग अलग कारण होते हैं। उदयपुर की घटना की भी मैं निंदा करता हूं और बाकी में मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और बच्चे की स्वास्थ्य की कामना करता हूं, जल्दी से स्वस्थ हो। मैं मिलने भी जाऊंगा। बाकी जो शिक्षा का केंद्र है, जहां शिक्षा दी जाती है, ज्ञान का केंद्र है, वहां ज्ञान लिया जाता है, वहां पर इस प्रकार का माहौल अगर है तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि संयम बरतने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बात पे इस प्रकार का स्वभाव बन जाए, क्रोधी तो ठीक नहीं है। इसी के लिए तो हम लोग कहते हैं कि योग करें, मेडिटेशन करें, अध्यात्म से जुड़ें ताकि मानसिक स्वस्थ रहें। तो वो जो घटना हुई ठीक नहीं है, मैं निंदा करता हूं और उसका दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए हम लोग पूर्णतः काम भी करेंगे। साथ ही जयपुर में जो घटना घटी वह भी निंदनीय है। एक कोई छोटी सी बात पे आपसी झगड़ा हुआ है और झगड़े में अगर ऐसा नुकसान हुआ है तो वो तो जांच का विषय है। जांच होने पर और रिपोर्ट आने पर सच्चाई पूर्णतः सामने आएगी। फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम संपूर्ण हैं, भले वो हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या कार्यकर्ता हो कि सरकार हो या हमारा प्रशासन हो या हमारे कार्यकर्ता यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हों। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनकी पूर्णतः जो अच्छे से अच्छे सेवा और मदद हो पाएगी वो करेंगे। इस क्रम में मैंने मेरी ओर से 1 लाख रुपए की सेवा बच्चों की शिक्षा हेतु मैंने परिवार को देने का वादा किया है। मैं जल्दी दे दूंगा और साथ ही आगे सरकार से जो उनको मांग है उस मांग में भी पूर्णतः उनके साथ है। इसकी एक कमेटी बनेगी और जो उनको अच्छे से अच्छा लाभ मिल पाएगा वो मिलेगा। और मुजरिम कहीं चला जाए, देश के किसी कोने में चले जाए, विदेश तो जाना दूर की बात है, और मुजरिम एक तो पकड़ा गया है, बाकी उसके सहयोगी पूर्णतः पुलिस की पकड़ में है और एक मुजरिम और है, वो भी जल्द पकड़ में आ जाएगा। हमारा पुलिस पूर्णतः मुस्तैद है और फौजी की तरह माने बॉर्डर पे फौजी रक्षा करता है और यहाँ की रक्षा में हमारी पुलिस मुस्तैद है और पूर्णतः पकड़े जाएंगे मुजरिम। मुआवजे की डिमांड जो परिवार की तरफ से आ रही है उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। जो वाजिब होगा पूर्णतः उनकी मदद की जाएगी।
हमें इंसाफ चाहिए। हमारे व्यक्ति को घर के अंदर घुस के मारा है। 50 लाख रुपए देते हैं इनके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है मेरे भाई के। उसमें बिरयानी और वहाँ पे हली मंडी है। उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए। मैं मौजूद हूँ इस टाइम शास्त्री नगर थाने के बाहर और कल देर रात जो दिनेश स्वामी की लड़ाई के बाद में मौत हो गई उसके लिए यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठी है और ये भीड़ थाने के बाहर बैठी है और न्याय की मांग कर रही है। इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये क्या चाह रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे व्यक्ति को घर के अंदर घुस के मारा है। इस तरीके से 15-20 जने ने दहशत का पूरा माहौल है, पूरा माहौल खराब करके रख रखा है। और लड़के तो दूर की बात है, बहन बेटियां तक निकल नहीं पाती है, हमारे इधर से पूजा करने नहीं जाती है। पूरा कसाईवाड़ा खोल रखा है। अगर कोई व्यक्ति बोलते तो इसको इस तरीके से घर के अंदर घुस के मारते हैं ये लोग। 52 महीना अब आप क्या चाह रहे हो, क्या आपकी मांग? इंसाफ चाहिए। क्या व्यक्ति को फांसी दो। हमें तो बुलडोजर चाहिए या उस व्यक्ति को फांसी दो। जैसे हमारे व्यक्ति के साथ हुआ है वैसे इन व्यक्ति के साथ हो। शुक्र मानो फिर भी रामगंज में जो हुआ था सर, रामगंज के अंदर हुआ था, उनको डेयरी दी थी। 50 लाख रुपए देते हैं इनके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है मेरे भाई के। उसके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, उसको भी इंसाफ चाहिए। सर देखो, हमें इंसाफ मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, इंसाफ मिल जाएगा तो देखो। लेकिन जैसा उन्होंने करा फिर वैसा हिंदू करने पे आया तो कोई बाएं का लान नहीं रोक पाया। ऐसे तो फिर बचेगा ही कौन? बचेगा कौन? बचेगा हिंदू, बचेगा फिर हिंदू बचेगा। हिंदू पता है वहाँ पे सर सरकारी कॉम्प्लेक्स था हमारा, स्वामी बस्ती का सरकारी कॉम्प्लेक्स को तोड़ के उसको हॉस्पिटल बनाया गया। हॉस्पिटल बनाने के बाद में उसमें बिरयानी और वहाँ पे हली मंडी है, बिरयानी और हली मंडी है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। इसके दिनेश के परिवार के लिए और दिनेश के लिए आप न्याय की मांग कर रहे हो। न्याय के रूप में आप क्या चाह रहे हो सरकार से? दोनों सरकार के विधायक अंदर बैठे हैं। देखो सर मेरी बात सुनो, उसकी वाइफ है देखो पैर से विकलांग, छोटे छोटे बच्चे उनके। जो रामगंज में हादसा हुआ था आपको भी पता होगा, ये तो आप मीडिया वाले हो, आपको हर चीज़ की खबर रहती है, कोई आपने जानते हैं हर चीज़ के बारे में। आप क्या चाह रहे हैं? उनको न्याय मिले और उसको फांसी मिले। और हमारे न्याय में आप उसके परिवार के लिए आपकी क्या मांग? क्या मांगे भैया मेरी बात सुनो, उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और 1 डेयरी, 1 सरकारी नौकरी, बस। आप चाह रहे हो कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी और 1 डेयरी दी जाए उसके परिवार को, जिससे वो जीवन यापन कर सके और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए, और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सरकार कोई सख्त कदम उठाए जिससे कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बोल नहीं रहे, खत्म हो चुके, मासी आ जाओ आप। मैंने मना भी किया था पापा मत जाओ मत जाओ। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मौजूद हूँ इस टाइम शास्त्री नगर थाने में। यहाँ पे कल एक घटना हुई। दिनेश स्वामी नाम का एक युवक स्कूटी लेके आ रहा था, ई रिक्शा के साथ में टक्कर हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों में आपस में मारपीट हुई। वो अपने घर पहुंचा और 1 घंटे के अंदर अंदर सीने में दर्द की शिकायत करते हुए उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे हमारे साथ में उसका परिवार मौजूद है और बाहर असंख्य लोग मौजूद हैं जो थाने के बाहर इकट्ठे हुए हैं, इसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इनके परिवार से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता मेरा दो। भाई ना पूछ लो, मेरा नाम बता दो। रेखा। रेखा, क्या लगती थी आप दिनेश की? मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन का पति था वो? पति था। क्या हो गया? रात को हमारे को पता पड़ा, लड़की ने फोन किया, मेरे पापा को मार के घर में पटक गए। मेरे पापा बोल नहीं रहे, खत्म हो चुके, मासी आ जाओ आप। तो हम भाग के आए, घर पे ले आए, जब तक हॉस्पिटल लेके चले गए। अब ये एक इंसाफ चाहिए इनके लिए। नहीं, आप कह रहे हो मार के घर पटक गए या वो खुद स्कूटर चला के घर आया था? नहीं नहीं, स्कूटर चला के नहीं आए, स्कूटर चला के नहीं आए जी। वो घर पे ना उसको ना ये बच्चे कह रहे ना मासी लेके इसको ऐसे पड़ा, फिर है ना मम्मी पानी उनी पिला रही उसको, तो देख रहा जितना थोड़ी सी देर फिर मिनट में दम तोड़ दिया। क्या करता था दिनेश? वो ये ड्राइंग पेंटिंग का काम करता था। हाँ। कितने बच्चे हैं दिनेश के? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। कितने बड़े बड़े? ये ना देखो छोटे छोटे, एक तो 5 साल का है और एक 7 साल की लड़की है। 5 साल और 7 साल का। अब आप लोग क्या चाह रहे हो? थाने में पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? अब वो सुनाई नहीं कर रहे। सुबह से तो रात को बारिश में भी यहीं पड़े थे, तब ये भूखी प्यासी ऐसी पाई जो, और अब भी सुबह से यहीं पे धूप में अंदर पड़े हैं, तुम देख रहे नहीं होगे सब। ये इंसाफ चाहिए, इनका पालन पोषण कौन करेगा और उनको सजा दिलाओ, बस ये चाहते हम तो। 7-8 जने कम नहीं होते,
है। 7-8 जनों ने मारा। 7-8 जने मारे हैं और इनके सीने पे पूरा चेहरा आप देख सकते हो, बॉडी पूरी लीली हो रखी है। यहाँ पे कोड़ी पे जख्म हो रहा है। देखिए ये आप हाथ भी तोड़ रखा है, देख लेना चाहिए। परिवार के और लोगों से भी आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे। आप क्या लगते हैं दिनेश की? मैं साला लगता हूँ। हाँ, वो छोटी बहन है मेरी। हाँ। क्या हुआ था ये बता रही है कि मार के घर पर टंगी। हमें तो 2 बजे कॉल आया था दिल्ली रात को 2 बजे। अब दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं हम 4-5 भाई दिल्ली से आ रहे हैं। माँ आई है, हमारी जो बड़ी बहन भी आई है, हम सभी लोग आए सुन करके ये बात। हमें न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमारी बहन को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। क्या कहते हम 11:15 बजे यहाँ पे उतरे हैं, दिल्ली से आए हैं और ये हमारी छोटी बहन है। और हम चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ हो। इंसाफ मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? इंसाफ मिलने में तो अभी तक तो दिक्कत ही है, अभी तक तो दिक्कत ही है। बाहर हो रहा है, अंदर है, मजमा उधर उस दफ्तर में हो रहा है, इस दफ्तर में मजमा हो रहा है, कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही अभी तक। कल इस टाइम का केस है ये, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, कोई समाधान नहीं बैठ रहा इस चीज़ का। कोई भी मुख्य नेता या कोई अभिनेता, कोई मुख्य ये चीज़ नहीं आ रहा है कि हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करेंगे इंसाफ। कोई चीज़ की हमारे को तो ये चीज़ की नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे को भी 2.5-3 घंटे हो गए। क्या कह रहे हो? तो भाई उनको सजा चाहिए जो मारे उनको। अरे इनके अब पलाएंगे ये बच्चे कैसे पालेगी? उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए थोड़ा कि उनको सजा भी मिले और इनका पालन पोषण भी हो। ऐसा कुछ करो जी, पालन पोषण कर सके अपने बच्चों का। अब कैसे करे कि क्या नहीं करे वो आपके ऊपर है। कि 2 बच्चे, एक के खुद है, 3 और एक सास है बूढ़ी, बहुत बूढ़ी है, पूछ है, बाहर पड़ी है वो। ऐसे देखिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहा है परिवार, और परिवार कह रहा है कि हमको इंसाफ चाहिए। कल ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा? ये कहा जा रहा है कि लड़ाई हो गई, फिर वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद में सीने में दर्द की शिकायत की और आप अस्पताल लेके गए, लेकिन हुआ क्या था? आप बताओ क्या हुआ? आप मौजूद थे ना उस टाइम पे? आप नहीं? क्या हुआ फिर? आपको क्या पता लगा? बाहर से मतलब जीतू नाम का आदमी आया था हमारे घर पे, जो कह रहा था कि ना चल मेरे साथ, तो चल गया था। फिर है ना एक रिक्शे वाले ने ना नहीं वो क्यों टैक्सी वाला ना ई रिक्शा हाँ। वो बैटरी रिक्शा चलाते थे, बैटरी रिक्शा ने छींटे मार दिए थे इसकी पैंट पे, तो हाथापाई हो गई थी। वो 3-4 बंदे बुला लिए फ़ोन करके, तो यहाँ पे छाती पे चेपा था, यहाँ पे चेपा था। हाँ, मैं घर पे आया था एकदम पसीना होके, तो मैंने कहा कि यहाँ बलियान खोल दिया था। कह रहा था कि ना मैं जी घबरा रहा है जसोदा, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि टूप मसल दूँ ले आपके। टूप मसलने लग गई, जितना नहीं है ना दाम के, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, लीला हो गया था, एकदम लीला हो गया मुँह, और है ना एकदम वो यहाँ से लेकर ये छाती है ना पूरी लीली हो गई थी मार से। तो फिर आप अस्पताल लेके गए? हाँ, वहाँ पे एकदम तोड़ दिया था। दोनों बच्चे आपके क्या काम करता था? ड्रग पेंटिंग का काम करता था। अब आप सरकार से क्या मांग करते? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए इंसाफ के अंदर? सजा मिले जिन्होंने किया? सजा दो एक, और क्या, और फांसी दो इनको। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? अब भाई भगवान के हवाले है, और के बच्चे तो हाँ, मैं कहाँ पे जाऊँ और क्या। हाँ, आप आज वैसे ही हूँ, मैं तो भगवान के हवाले छोड़ रखा है मैंने तो। हाँ, इंतजार है कि इंसाफ मिले। हाँ, इंसाफ मिले। आप कौन हो साहब? अच्छा, आप इनकी बहन। बेटा कल तुम मौजूद थे क्या पापा के पास? नहीं तो मैं तो साथ गई थी मैं वो उस गली में।
उस गली में साथ गई थी? हाँ, मेरे पापा ने मेरे को भगा दिया। हुआ क्या था, वहाँ क्या हो रहा था? 2-3 आदमी मिल गए, वो मैं जीतू चाचा के साथ। मेरे पापा ने मना भी किया, मैंने मना भी किया था, पापा मत जाओ मत जाओ। जीतू चाचा के साथ में कोई आदमी मिल गए, मेरे को मेरे पापा ने भगा दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। हाँ। देखिए, ये अबोध बच्चे हैं, इनको शायद ये भी नहीं पता है कि इनके पिता के साथ में क्या हो गया है। ये इनकी पत्नी यशोदा यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने बताई आप बीती के दम घुट रहा था, मुंह नीला पड़ गया था और वो सांस लेने का प्रयास कर रहा था। अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के खत्म तो वहाँ पे घर पे ही हो गया। हो गया। अस्पताल ले गए तो मृत घोषित कर दिया गया। और बच्ची ने बताया कि मैं साथ गई थी, पिता ने मुझे भगा दिया। अब क्या हकीकत है, क्या घटा है, या तो ये जो अपराधी है वो जानते हैं या जो चला गया वो जानता है कि एग्जैक्ट क्या घटा है। अब पुलिस के आगे ये चुनौती है कि इनको न्याय कैसे मिले, और सरकार के आगे एक बड़ा काम है ये परिवार का लालन पोषण के। अब इस परिवार का लालन पोषण कैसे होगा जिसमें माँ जो है वो खुद अपाहिज है और पिता एक हादसे का शिकार हो गया है। समाज के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि समाज में पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। क्या इस टाइम राजस्थान हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का भी एक बयान आया था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी कभी घट सकता है, तो क्या हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? शास्त्री नगर में जिस प्रकार से एक युवक की हत्या हुई है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य। बाबा जी, इसको किस तरीके से देखें? कल उदयपुर, आज जयपुर, क्या कहें? देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं और उदयपुर की तो दुर्घटना बड़े निंदनीय है। उदयपुर में पहले भी जो दुर्घटना घटी थी वो भी ठीक नहीं थी, और अभी कल की जो घटना हुई वो भी ठीक नहीं है, चिंता का विषय है। जो विद्यार्थी हैं अध्ययन करने को जाते हैं और शिक्षा के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं, वहाँ ऐसी अज्ञानता कैसे हुई, वाकई में चिंता का विषय है। लोगों को बच्चों की ओर ध्यान देने की और जागरूक करने की आवश्यकता है। और दूसरा विषय रहा जो जयपुर का, तो जयपुर के विषय में भी जांच पर तय हो पाएगा कि हुआ क्या था। फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम हैं। रात को लगभग 1:30 बजे सूचना आई थी, जयपुर से बाहर था मैं। आने के तत्पश्चात परिवार संपर्क कर लिया था और अभी भी परिवार के साथ ही हूँ, और उसकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। और एक अपराधी रात्रि को पकड़ लिया गया, एक अपराधी को पकड़ने के लिए टीम गई हुई है, और उसके परिवारजन कुछ अभी पुलिस के उसमें ही हैं, क्योंकि जब तक अपराधी 2 हैं और दोनों नहीं पकड़े जाते और अपराधी के साथ में जांच जो पूर्णता नहीं हो जाए तब तक कुछ और कह नहीं सकते। लेकिन अपराधी है और अगर ऐसी दुर्घटना घटी है तो उसकी सज़ा भी उस हिसाब से होनी चाहिए। हम पूर्णतः पीड़ित परिवार के साथ हैं। उसकी एक विकलांग पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक माँ है, और उसके लिए जो बन सके, जो सेवा हम कर सकें वो करेंगे। मैंने मेरी ओर से, स्वयं की ओर से, सरकार की तो जो सूचना है वो आनी है। सरकार तो संवेदनशील है, इस पर विचार चल रहा है, चर्चाएं भी चल रही है अधिकारी मंत्रियों के द्वारा। मैंने मेरी तरफ से अपनी जेब से 1 लाख रुपए की सेवा का पूरा आश्वासन दिया और मैं उसको जल्द दे दूंगा। साथ ही संविधा पर कहीं नौकरी की बात आएगी तो मैं उसमें पूर्णतः सहयोग करूंगा, और मैं उसकी पत्नी और बच्चों के लिए शिक्षा में कहीं ज़रूरत हो या उसकी, और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे उचित मुआवजा मिले और सरकारी कोई सेवाओं में उसको मिले। डेयरी के लिए मैंने कहा था तो डेयरी बोले हमें चाहिए नहीं, डेयरी हम करना नहीं चाहते, तो हमें तो कुछ मुआवजा मिले और नौकरी मिले। तो ठीक है, हम उनके साथ हैं और जल्दी इंतज़ार होगा, क्योंकि अभी कोई बैठक चल रही है, तो बैठक से हमारे पास में सूचना आएगी। उसके आधार पे परिवार के साथ सरकार भी है, परिवार के साथ में हम सब भी हैं, और परिवार के साथ पूर्णतः कोई भी प्रकार की नुकसान न हो जाए उसके लिए हम लोग सारे संकल्पित हैं। समाज के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि समाज में पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। इस पेशेंस लेवल को आप लोग किस तरीके से मेंटेन करोगे, कैसे लोगों को समझाइश करोगे? क्योंकि केवल पानी की छींटे आ जाएं तो कोई किसी की जान ले लेगा। बिल्कुल, इसमें आवश्यकता है लोगों को बहुत सी जगह क्रोध पर अपने नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बात पे क्रोध होकर और विवादित हो जाना या इस प्रकार की दुर्घटना घट जाना ठीक नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, क्रोध आने की जगह आए अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ में क्रोध आए और अपना ही नुकसान कर जाए वो भी नहीं होना चाहिए। भले वो पक्ष हो कि विपक्ष हो, सबको संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सत्संग के द्वारा
मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को बैलेंस बनाने की प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग जीवन में उथल पुथल ऊंच नीच होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग आपा खो बैठे और इतना बड़ा कोई नुकसान हो जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और महंगा है जीवन, और जीवन से हाथ धो बैठें। तो ये आवश्यकता है, सभी को इसमें समझने की ज़रूरत है। क्या इस टाइम राजस्थान हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का भी एक बयान आया था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी कभी घट सकता है, तो क्या हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में पूर्णतः विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के भारत का विकास हो रहा है। उसी क्रम में राजस्थान में भी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हो रहा है। इसमें किसी जाति धर्म को न विचार करते हुए सबको सामूहिक रूप से, जैसा मोदी जी का कथन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ में अग्रणी ले आना है भारत को, और जा भी रहा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय भी काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। ये कह ही नहीं सकते जो लाभ मिलते हैं सरकारी योजनाओं के, गरीब कल्याण के, आप देखें कोई किसी जात धर्म के आधार में मिलते हैं क्या? सभी को बराबर मिल रहा है उसका लाभ? तो ऐसा नहीं है, ये ना कोई इस प्रकार का वह है। तो सभी समाजों में इस प्रकार की कुछ ऊंच नीच कई बार हो जाती है, लेकिन इसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पूर्णतः लाइन ऑर्डर का पालन है, कानून नियम कड़क हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जिहादी लोग बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। न लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते, न राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मानते, न पुलिस न सेना को मानते। तो ये जो वहाँ जिहादी लोग हैं, ये उनका काम है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं हो सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन है। तभी तो आप देखें कि पिछले सरकार में जिस प्रकार के अपराधी गैंग यहाँ छुपे बैठे थे, आज वो सब यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गए हैं। पिछली सरकार में जितने घोटाले हुए थे उनकी जांच होकर आज वो जेलों में जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ था राजस्थान, और उस पर किसी का ध्यान नहीं था। साइबर क्राइम और ठगी कितनी ज़बरदस्त हो रखी थी, और उसका मुख्य अड्डा राजस्थान था, सबको पता था। लेकिन सरकार, यहाँ की गहलोत सरकार, उनको पूरी संरक्षण दे रखी थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के आने के बाद आप देखें कि इस समय जो हमारे इस प्रकार के साइबर क्राइम के क्षेत्र थे, आज वहाँ पर बुलडोजर भी चल रहा है और अपराधी पूर्णतः गायब है। अपराधी पूर्णतः गायब हैं, पूरा कंट्रोल है प्रशासन का, मुख्यमंत्री की सजगता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास प्रदेश के अंदर हो, ये कहना है बाल मुकुंद आचार्य का। इन्होंने ये भी कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में सरकार, प्रशासन और ये खुद भी खड़े हैं, और अपनी जेब से 1 लाख रुपए का चंदा इन्होंने देने की घोषणा की है।